Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. January 26 के लिए आरटीपी का डिस्कशन हम करेंगे फॉर आवर सब्जेक्ट दैट इज सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। सर आरटीपी ऑफसेट पे बता दो कैसी है। आरटीपी इज वेरी ओके। मतलब कुछ एरियाज है जहाँ पे मिस्टेक्स पॉसिबल है। एक दो चैप्टर्स जो पूछे नहीं जाते वहां से इन्होंने चीजें पूछ ली है। एंड एफटीपी का भी एक अलग सा एक सवाल, तो दैट शोज वन थिंग कि मुश्किल बोलना है या अनएक्सपेक्टेड बोलना है। तो ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड एरियाज ये लोग टारगेट करते हैं, विच सीम्स टू बी थोड़ा सा पार्ट ऑफ द पेपर फॉर आईडीटी। तो एक ही रिक्वेस्ट है, जैसा टेलीग्राम पे मैंने डाला था कल ही, कि अच्छे से उसको सारे चैप्टर्स को प्लीज करना। अभी के टाइम पे हमारे पास जब वी हैव सम टाइम इन हैंड, तब ज्यादा एबीसी एनालिसिस वगैरह अभी करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहां पे अभी एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं मतलब। सो उसको पार्टिसिपेट करो। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईडीटी सब्जेक्ट, तो वो हम उसके अंदर फिल करेंगे। एंड सारे अपडेट्स, इंटरेक्शन सब कुछ वहीं पे होता है, तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है। ज्वाइन इट, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं इंडायरेक्ट टैक्स का। सबसे पहले वी विल डील विद द केस एमसीक्यूज एंड देन वी विल डील विद द बैलेंस क्वेश्चंस। क्वेश्चन रीडिंग में कैसे कर रहा हूं, मैं किस चीज के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, ये ध्यान रखना। कैच इट, इट्स एन आर्ट ऑफ रीडिंग अ क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा कैच करना। चलो आ जाओ सर। बीएमसी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके कंपनी है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, इन यूपी, ओके। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी वाइल प्रोडक्ट बी एंड सी आर टैक्सेबल। तो ए एग्जेम्प्ट है और बी और सी टैक्सेबल है। मोर ओवर द कंपनी इज एंगेज्ड इन मेकिंग क्रॉस बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट डी विच इज प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर, ओके। फर्दर इट इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विस दोनों का काम है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने मुझे डेटा दिया है, तो मेरा जो टैक्स पीरियड है दैट इज ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ आई हैव अराउंड 7 ट्रांजेक्शन्स। मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के मुझे ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। Rates of CGST, SGST and IGST on all outward, inward and outward supplies unless otherwise specified is 6, 6 and 12। मतलब मुझे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी ध्यान देना है। कभी कभार वो बोलते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इग्नोर कर देना। ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ओके। अमाउंट्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्टेबल फॉरेक्स में आया है। द कंपनी मेक्स जीरो रेटेड सप्लाईज अंडर बॉन्ड और एलयूटी, मतलब मैं जीएसटी पेमेंट के ऑप्शन में नहीं जाता वेन एवर आई एम मेकिंग एनी एक्सपोर्ट सेल। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the question 1 to 6. Company can take ITC of dash of product D procured by it as a merchant exporter। तो merchant exporter का तो तुम्हें पता है 0.1% रहता है। एक बार देख लो प्रोडक्ट डी का कहाँ आ रहा है। ये रहा, ये दिख रहा है हमें। द कंपनी परचेज प्रोडक्ट डी एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर 7 लाख वाइडर टैक्स इनवॉइस। हाँ, तो 7 लाख का 0.1% आप 700 आईजीएसटी में डाल दो, ठीक है। सर हम कहाँ के रजिस्टर्ड है, एक बार चेक कर लेना। हम रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश के और ये रजिस्टर्ड है कहाँ का, महाराष्ट्र का। तो 0.1% का मेरा आईजीएसटी हो जाएगा। कुछ और तो प्रोडक्ट डी नहीं दिया ना, एक बार जस्ट वी विल क्विकली ओवरव्यू। और तो कोई प्रोडक्ट डी का रेफरेंस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें आना चाहिए आपका 700 ऑफ आईजीएसटी। एक एक करके मैं आपको चेक भी कराता जाऊंगा, ठीक है। आंसर्स मैंने यहीं पे ओपन किए हैं, सो दिस विल बी डन। Next, if the company does not export product D procured by it as a merchant exporter till dash, it cannot avail the benefit of the concessional rate। मतलब 0.1% का बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। ये चैप्टर नंबर 14 में आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है। बहुत जने शायद नहीं करते बट आता है ये। 90 डेज का उसके अंदर आपको टाइम लेना होता है। तो अब ये इनवॉइस किस दिन का है, 1 जनवरी का। अब यहां से मैं एक बार 90 डेज गिनूंगा कि 90 डेज में मुझे एक्सपोर्ट कर देना है। 90 डेज में मुझे एक्सपोर्ट करना है। और याद होगा आपको, एक्सपोर्ट कैन नॉट हैपन अंडर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एलयूटी बॉन्ड इज मैंडेटरी। तो एक बार हम 1 जनवरी से 31-1, इन्होंने क्या मुझे साल दिया है, क्या साल नहीं दिया ना, तो मुझे लीप ईयर नहीं लेना फेब का। सो दैट इज 28 ऑफ फेब्रुवरी। और मार्च के लिए मेरे पास और 31, तो 89 बन रहा है आपका 31 मार्च। तो 1 अप्रैल विल बी 90 डेज। तो 1 अप्रैल तक मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। 1 अप्रैल मेरा जब फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाएगा 31 मार्च के बाद, तो 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी द आंसर, ठीक है। एक दो कर लेते हैं फिर हम चेक कर लेंगे आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डी प्रोक्योर्ड बाय कंपनी एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। श्रावण हमारी क्लाइंट कौन है भाई, हमारी क्लाइंट है बीसीएम। और श्रावण क्या है, श्रावण से खरीदा है, ओके। देख लो एक बार। श्रावण कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डी। मतलब जो मर्चेंट एक्सपोर्ट, मैं एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर बाय कर रहा हूं, तो वो जो सप्लायर है क्या वो उस पर आईटीसी यूज कर सकता है, वॉट एवर इज यूज फॉर मेकिंग दिस एक्सपोर्ट, दीज मर्चेंट एक्सपोर्ट सप्लाई। आंसर इज यस।
अंडर जीएसटी लॉ द कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, नो, ये स्पेसिफिकली हमने पढ़ा है चैप्टर 14 के अंदर कि ये आप आईजीएसटी के पेमेंट में नहीं जा सकते, आपको एलयूटी बॉन्ड में जाना पड़ेगा। श्रावण कैन क्लेम आईटीसी अंडर जीएसटी, कंपनीज एक्सपोर्टेड ओनली अंडर एलयूटी एंड नॉट, ये मेरे को एकदम ठीक लग रहा है। अब सर ऐसे टाइम पे व्हेन यू नो अ कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब एकदम क्लियर तरीके से दोनों चीजें सही है, तो यू कैन स्किप रीडिंग सी एंड डी, ताकि पेपर में आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अब और क्या लिखा है, श्रावण कैनॉट क्लेम, ये तो ऑफसेट पे हमें गलत दिख ही रहा है डायरेक्टली, तो इसका बी हो जाएगा। तो सेकंड का ए और थर्ड का बी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई बाय द कंपनी इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब इसमें मुझे निकालना पड़ेगा जीरो रेटेड सप्लाई, ओके। तो एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, एसईजेड के ऊपर फोकस करते हैं। एक्सपोर्टेड 1000 यूनिट्स वर्थ 8 लाख, तो सबसे पहले मेरा 8 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इट सप्लाइड प्रोडक्ट सी टू धृति लिमिटेड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सी वर्थ 10 लाख टू एसईजेड, तो ये भी मेरा आ जाएगा। 8 लाख में मैं 10 लाख ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा मेरा 18 लाख। कंपनी इंपोर्टेड दिस सीआईएफ, और ये एफ हाई सी में सेल कर दिया, मतलब ये तो सप्लाई नहीं है, और कोई चीज अगर सप्लाई नहीं है तो वो एक जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बन सकती। सप्लाई होना पहले जरूरी होता है, टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी होता है। द कंपनी परचेज्ड प्रोडक्ट जेड फ्रॉम प्रिज्म कॉर्पोरेशन एंड डायरेक्टली रूटेड फॉर सप्लाई, हाँ तो ये मर्चेंट ट्रेडिंग है, ये भी सप्लाई नहीं होती, तो ये भी इट कैन नॉट बी जीरो रेटेड सप्लाई। Product D was removed, okay, supplied directly to registered, purchase this and product D was exported, हाँ तो ये एक्सपोर्ट किया है मैंने, ऑब्वियस सी बात है, मर्चेंट एक्सपोर्ट की तरह लेके मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा। और इसका एफओबी वैल्यू क्या है, एफओबी वैल्यू हमें लेना होता है, कन्वर्टेड इन्होंने खुद ही दिया है, दैट इज 8,40,000, ये बना 26,40,000। उसके आगे मैंने सर्विसेज जो है वो बाहर दी है, अब ध्यान से सुनेंगे जरा इसको आराम से। द कंपनी सप्लाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स सब्सिडियरी which is located and registered in Florida and to its branch office located in San Diego. What is the difference here? कई बच्चे इन दोनों को ले लेंगे एक्सपोर्ट के अंदर और जीरो रेटेड के अंदर, नहीं लेना आपको, वो गलती नहीं करनी है। अगर आप सब्सिडरी को देते हो तो वो एक्सपोर्ट बन सकता है क्योंकि वो सेपरेट पर्सन माने जाते हैं, लेकिन ब्रांच जो कि सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, हम वहां पे उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते। ये चैप्टर 14 का आपका कंसेप्ट है। तो ये आप 12 लाख जो है, जो सब्सिडरी वाला है, दिस इज माई एक्सपोर्ट, सब्सिडरी वाला इज एन एक्सपोर्ट, बट योर ब्रांच ऑफिस वाला इज नॉट एन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अपना 12 लाख रुपीज ऐड करूंगा, मैं 24 लाख ऐड नहीं करूंगा। डेरिवेटिव वाला इज नॉट अ सप्लाई, मतलब ये गुड्स या सर्विस नहीं है, तो मेरा आंसर बनना चाहिए 38,40,000। इसका आंसर मेरा बी बनना चाहिए 38,40,000। फोर्थ का आंसर है मेरा बी 38,40,000। आगे आते हैं, द असेसिबल वैल्यू ऑफ मशीनरी विच इज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन बाय स्वदेशी टेक्सटाइल्स। ये देखो, द कंपनी इंपोर्टेड स्पेशलाइज्ड हेवी textile machinery from China with CIF value and FOB value this. It sold the machinery in high C to Swadeshi Textile. While clearing the goods for home consumption, Swadeshi Textile filed the bill of entry for 63 lakh and after clearing for home consumption, Swadeshi sold the machinery to Gargi Industries for 70 lakhs. अब इसको जरा ध्यान से सुनना, इन्होंने बाद में जो सेल किया ये रेलिवेंट नहीं है, तो इसमें बिल ऑफ एंट्री आपका कितने का लगा है, 63 lakhs, ठीक है। आगे वाली वैल्यू पे मत कंफ्यूज होना। और अगर ये वेयरहाउस गुड्स होता, वेयरहाउस गुड्स का सेल बिफोर क्लियरेंस, तो अपने को दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ती है कि ओरिजिनल जो उसकी प्राइस है या फिर जो वेयरहाउस गुड्स सेल हुए उसमें से विचएवर इज हायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल जो बिल ऑफ एंट्री 63 lakhs का फाइल हुआ है, दैट विल बी द आंसर 63 lakhs। फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट पे चलते आ जाओ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए पहले सप्लाई होना जरूरी है, हमेशा याद रखना। आप कोई भी एडजेक्टिव लगा रहे हो तो पहले वो टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है। सो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड बाय द कंपनी इन जनवरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो वो आपसे नॉर्मल एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, मतलब रूल 42 का एग्जेम्प्ट सप्लाई इट्स आस्किंग, ठीक है। मतलब स्पेशली कुछ चीजें हमें लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी का 1%, लैंड बिल्डिंग, वो सब लेना पड़ता है। तो एक बार फटाफट से इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद एक्सपोर्ट किया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। द कंपनी सप्लाइड दिस, इसमें भी अभी कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये मेरा हाई सी सेल है, दे तो सप्लाई नहीं है और इसमें मुझे अभी कुछ लेने भी जरूरत नहीं है। वेयर हाउस गुड्स होता तो ड्यूटी फ्री शॉप्स की वैल्यू मुझे लेनी पड़ती है इन द एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर रूल नंबर 42। फिर कंपनी ने एक प्रोडक्ट परचेस किया है, उसको डायरेक्टली रूट किया, ये मर्चेंट ट्रेड है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डी का है, अभी भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हुआ है मेरा एक कंसल्टेंसी सर्विस, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। तो बचा एक ही ट्रांजेक्शन है, डेरिवेटिव का 1% लेना है भाई, डेरिवेटिव का आपको सिर्फ एक 1% लेना है, दैट विल बी 20,000, है ना। 1% 20,000 होगा और कुछ इसमें बचा ही नहीं है, तो 20,000 आपका आंसर आना चाहिए। सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का बी। चलो नेक्स्ट केस सिनेरियो पे आते हैं, आ जाओ।
Vision V Private Limited manufactures taxable textile products. It has two manufacturing units in Kanpur, Agra, both are in UP. Okay. A manufacturing unit in Punjab and a retail showroom in UP. Okay. And another retail showroom in Delhi. तो बहुत सारे हमारे स्टेट्स में काम है हमारा. Company has the policy of obtaining single registration for all the places of business in a state. एक स्टेट के अंदर मेरे मोर देन वन यूनिट है, स्टिल मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लूंगा. ओके ना, अलग अलग नहीं लूंगा. अब इन्होंने मुझे डेटा दिया है लखनऊ का, कानपुर का और आगरा का. तो यूपी में जो मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में मेरा ये डेटा आ रहा है. तो देर आर कपल ऑफ ट्रांजैक्शंस. ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मुझे एक साथ दिए. तो अब जैसा सवाल मुझे कहेगा, एंड आगे एक बार देखना, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज किया है. सो वेन एवर देर इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यू जस्ट हैव टू सी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में है. वरना क्या होगा कि आपका आइटम आप एनालिसिस कर लोगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप स्किप कर दोगे. अगर इंडिविजुअल सारी ट्रांजैक्शन से, ऐसे नहीं कि एक टेबल बना के फिर नीचे एडिशनल दे रहे. नो, अगर क्वेश्चन वन जैसा है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से सॉल्व होता है. लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है. जैसे कानपुर यूनिट सिक्योरिटी, बस इतना दिमाग में रख लो कि ठीक है, जब मैं सिक्योरिटी एनालाइज करूंगा तो मुझे एक बार उस पर ध्यान देना पड़ेगा. फ्लीट वेव कार्गो, अब ये फ्लीट वेव कार्गो की कोई ट्रांजैक्शन होगी इसके अंदर, परचेज ये रहा फ्लीट वेव कार्गो. तो यू जस्ट हैव टू सी कि अच्छा उसके बारे में नीचे कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है. और क्या है, स्टॉक ट्रांसफर हुआ है कानपुर टू आगरा, इसको एक बार हम देख लेंगे. और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल शोरूम इन दिल्ली आर एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. ये शायद वैल्यूएशन में मुझे काम आ जाएगा. अब मैं क्वेश्चन को ढंग से रीड करूंगा. क्वेश्चन में हमेशा देखना कि क्या आउटवर्ड है क्या इनवर्ड है. आउटवर्ड मतलब आप कुछ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इनवर्ड मतलब आप कुछ पेमेंट दे रहे हैं. एंड समटाइम्स द क्वेश्चन इज वेरी नाइस इनफ, काइंड इनफ कि वो आउटवर्ड इनवर्ड अलग करके देता है, अदरवाइज मिक्स एंड मैच देता है. सो द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, तो माय फोकस इज इनवर्ड. आई हैव टू कैलकुलेट टोटल जो कि एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, रिसीव्ड बाय कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट एंड रिटेल शोरूम इन लखनऊ. तो ये जो तीनों यूपी के यूनिट्स है, इन्होंने कितना इनवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट का टोटल रिसीव किया है, मुझे टोटल निकालना है. तो मैं यहाँ पे फिगर्स लिखना स्टार्ट करूंगा. एक बार एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. सेल है, इस पे ध्यान नहीं देना, मेरा इनवर्ड पे ध्यान है. ये टैक्सेबल है. सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में कोई एग्जेम्पशन तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसको नीचे अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है. फ्लीट वेव कार्गो अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड से इंपैक्ट आरसीएम एफसीएम का आएगा, लेकिन एग्जेम्पशन है या नहीं है इसके लिए आपको देखना है कि वी शुड नॉट बी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कौन कौन आ जाता है जीटीए के एग्जेम्पशन में, याद करो. इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, एलएलपी या फर्म. और हम तो कंपनी है, हम तो रजिस्टर्ड है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला. freight paid to horse cart puller for intra-city transport of goods. तो this is exempt because this is transportation of goods by road except courier और GTA, तो ये exempt हो जाएगा. तो पहला वैल्यू मेरे पास आ रहा है 5,000 का, जस्ट मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूं. आगे आते हैं. और एक लेबरर को मैंने पेमेंट किया है. अब मुझे नहीं पता है लेबरर का क्या स्टेटस है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है. देखो, अगर कोई अनरजिस्टर्ड आदमी आपको सप्लाई कर रहा है तो हम बोलते हैं वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन हम ये नहीं बोलते एग्जेम्प्ट है क्या, क्योंकि एग्जेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली इट शुड बी निल रेटेड और इट शुड बी एग्जेम्प्ट अंडर दैट चैप्टर नोटिफिकेशन 12/2017 दैट वी कवर, या फिर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया. तो अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड आपको सप्लाई दे रहा है तो आप बोलोगे वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे कि एग्जेम्प्ट है, ठीक है. तो भी मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा. उसके बाद पेमेंट टू स्विफ्ट राइड रेंटल्स फॉर 4 इनोवा कार. एसी है तो सर आपको कैसे वी विल गिव एग्जेम्पशन, नहीं देंगे. रेंट पेड टू लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिटेल शोरूम, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लिए, यहाँ पे आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, वहां से कोई एग्जेम्पशन आ सकता है क्या, नहीं आने वाला. 5,000 से ऊपर है और हम भी एक बिजनेस एंटिटी है, हम रजिस्टर्ड है, तो वहां पे कोई एग्जेम्पशन आपका नहीं लगने वाला. एंड वी आर नॉन गवर्नमेंट. तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मेन एनालिसिस होएगा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो वहां पे देयर इज नो एग्जेम्पशन, ठीक है. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशंस एग्जिस्ट करती है. और ये हो जाएगा अपना 320 का, ये दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट. ये आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये आपका आउटवर्ड है. फीस पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज सर्टिफिकेशन लाइसेंस, ये सब जो आपकी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट होती है ये आपकी एग्जेम्पशन में फॉल करती है. दैट इज 30,000, दैट इज 30,000.
ये हो गया आपका टोटल। और आते हैं जरा नीचे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये अपने गुड्स या सर्विस नहीं होते। एग्रीकल्चर लैंड, ये अपना सप्लाई नहीं होता है। ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी अपना सप्लाई नहीं होता है, तो ये मेरे इसमें नहीं आएगा, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कोई एग्जाम सप्लाई का मतलब नहीं है, स्टॉक ट्रांसफर है, तो ये आना चाहिए अपना टोटल 35,000 का। सो दिस शुड बी 7th का डी। साथ साथ ही चेक कर लेना क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विच आर अंडरटेकन बाय कानपुर एंड आगरा। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कानपुर आगरा देंगे लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे आगरा कानपुर, वहां पे आपको कंफ्यूज करते हैं और ऑप्शन दोनों टाइप के बना देंगे। दैट इज अ वेरी कॉमन एरिया दैट आई हैव सीन, जो मिस्टेक का बनता है। विच ऑफ द ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय कानपुर एंड आगरा फॉल अंडर शेड्यूल नंबर 3। स्पेसिफिकली शेड्यूल नंबर 3 में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर लैंड क्या शेड्यूल नंबर 3 में आएगी, बिल्कुल आएगी। ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। सिक्योरिटीज नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटीज तो गुड सर्विस नहीं होता है, सप्लाई तक जाएंगी नहीं। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपका एग्जेम्प्ट होता है, ये शेड्यूल 3 का कोई लिंक नहीं है, तो आंसर बनना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड, 8 का ए बनना चाहिए, 8 का आपका ए बनना चाहिए। उसके बाद आते हैं सर अगले पे, द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई विच इज रिसीव्ड बाय आगरा। पहले मुझे आगरा का आंसर निकालना है, एंड कानपुर एंड लखनऊ, अच्छा तीनों का निकालना है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगने वाला है। तो पहले आगरा का पूछ रहे हैं, देखो पहले ये ऐसे दिया ना, लखनऊ कानपुर आगरा दिया, क्वेश्चन उन्होंने आगरा के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पूछ लिया, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना आपको। आरसीएम कहाँ का लगने वाला है, सिक्योरिटी पे आरसीएम का एक इंप्लीकेशन लगता है, तो एक बार देख लेते भैया। सिक्योरिटी इन केस ऑफ कानपुर यूनिट, पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज हैज बीन मेड टू गार्डियन। सर पहले मुझे एक बार याद दिला दो ना कि आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिक्योरिटी वाले में कब लगता है। वो कब लगता है, जब आपका सप्लायर जो है एनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है, एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन एंड वो गवर्नमेंट वाले रजिस्टर्ड फॉर द टीडीएस सेक्शन नंबर 51। तो ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और ये रजिस्टर्ड है। अब मुझे एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सप्लायर कौन है हमें देखना पड़ेगा। देखो कानपुर वाले में जो हमने पेमेंट किया है वो गार्डियन शील्ड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को किया है, तो यहाँ पे आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगने वाला। अब इसके आगे एनालिसिस करो, अ कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस। इसका इंप्लीकेशन ये है कि एक्चुअल में क्या एफसीएम में जीएसटी लगा होगा, आंसर इज नो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। देखो पहले आप ये देखोगे कि क्या ये आरसीएम या एफसीएम है। अगर आरसीएम होता तो मैं पे कर देता, अभी एफसीएम है, लेकिन एफसीएम में क्या सामने वाले ने एक्चुअल में जीएसटी लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो छोटे लेवल पे डील कर रहा होगा, उसका 20 लाख के ऊपर नहीं गया होगा। दैट इज द वे यू हैव टू फोकस अपॉन दिस। इंपॉर्टेंट एंट्री थी। आगरा के लिए हमने पेमेंट किया है एक पार्टनरशिप फर्म को, पीस कीपर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सो दिस इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब बेटा जी यहाँ पे इससे मत कंफ्यूज होना कि अरे ये तो रजिस्टर्ड है, नहीं फर्क पड़ता ना। आप यहाँ पे जो आरसीएम देख रहे हो वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो बॉडी कॉर्पोरेट और नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो आप बिंदास यहाँ पे आरसीएम लगाओ। आरसीएम में आपको सप्लायर का स्टेटस मैटर नहीं करेगा, एफसीएम के अंदर करेगा। तो यस, आगरा के लिए जो सिक्योरिटी की पेमेंट है वो आरसीएम के अंदर जाने वाली है। आगरा के लिए जो सिक्योरिटी की पेमेंट है वो 1,10,000 में जाने वाली है। अभी बाकी के भी एक बार देख लेते हैं। जीटीए, अब जीटीए वाला क्या आरसीएम के अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जीटीए भी आरसीएम के अंदर जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल तो एग्जाम तो है नहीं, तो टैक्स तो लगने वाला है। तो आगरा के लिए मेरा आंसर अभी तक 150 बन चुका है। देन वी विल सी द ऑप्शंस टू मेक अ स्मार्ट वर्क। लेबरर अलग से कोई आरसीएम नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, रेंटल वाले में सर आरसीएम कब लगता था, कुछ बात कब आती थी, जब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, बट ये तो क्लियर कट बॉडी कॉर्पोरेट मुझे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई आरसीएम की बात नहीं करनी है। उसके बाद सर ये तो एग्जाम था। आरसीएम अगेन आई एम एनालाइजिंग फ्रॉम द इनवर्ड सप्लाई, और ये कुछ भी नहीं है, तो आगरा का आंसर मेरा 150 क्लियर कट बन रहा है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, आगरा आगरा आगरा। अब मुझे दिख गया आगरा के, मुझे दो दिख गए 150 के, और मुझे दिख गया कि ये जो रिटेल शोरूम है उसका आंसर भी दोनों में सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज ओनली द कानपुर यूनिट। तो भैया कानपुर यूनिट जो है उसका मैं एक बार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देख लेता हूँ। कानपुर के लिए मेरा जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो 35,000 का बन रहा है, क्योंकि ये वाला आरसीएम के अंदर नहीं आ रहा, सिक्योरिटी वाला, इट इज नॉट कमिंग अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो लूंगा वो यही वाला लूंगा, दैट इज 35,000। 35,000 का मेरा आंसर बनना चाहिए, तो मेरा आंसर बनेगा डी। दिस विल बी द आंसर डी, 9th का आपका डी बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, व्हाट टाइम ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय फ्लीट वेव कार्गो। अच्छा जी, अब इस पे जरा हमें टाइम ऑफ सप्लाई और ये सब देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एनालिसिस कर लेते हैं कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे पहले दिमाग में आएगा जीटीए।
GTA दिस इज गोइंग टू बी नॉन एग्जेम, तो ये टैक्स में जाने वाला है। ये टैक्स में भी कहाँ जाएगा, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाएगा। दिस विल गो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर आरसीएम के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई आपका लगता है वो किससे लगता है, वो लगता है सेक्शन नंबर 13(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। लिखना कभी मत भूलना, आईजीएसटी लिखोगे तो ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई में चला जाएगा। तो हमें अभी 13(3) सीजीएसटी आरसीएम बात करनी है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस। वो कब लेते हैं, जब सप्लायर इज इशूइंग अ इनवॉइस, ठीक है। एंड वो तभी इशू कर सकता है जब सप्लायर रजिस्टर्ड है। बट यहाँ पे तो जीटी अनरजिस्टर्ड है, ये अमेंडमेंट का पार्ट था लास्ट टाइम, है ना। तो ये तो अनरजिस्टर्ड है, तो ये तो टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकता। तो कंसेप्ट किक इन कर जाएगा सेल्फ इनवॉइसिंग का, सेक्शन नंबर 31(3)(f), दैट इज सेल्फ इनवॉइसिंग। ओके, तो पेमेंट को हम कंपेयर करेंगे किस चीज से, सेल्फ इनवॉइस की डेट से। वैसे आपको पता होना चाहिए सेल्फ इनवॉइस का ड्यू डेट क्या है, वो भी रिवाइज करा देता हूं। 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सप्लाई, दैट इज रूल नंबर 47A, रूल नंबर 47A। ओके, तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर। अब सर एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फ्लीट वेव कार्गो इशूड द इनवॉइस। सर फिर आप तो कह रहे हो इनवॉइस इशू, अरे ये टैक्स इनवॉइस नहीं है, ये जनरल इनवॉइस है फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑन January 5। इससे मुझे कुछ रेलिवेंट नहीं है। वाइल कानपुर मेड द पेमेंट, अब मैं एक बार निकाल लेता हूं यहाँ पे कानपुर का और मैं निकाल लेता हूं आगरा का। तो कानपुर ने जो पेमेंट किया है वो Jan 27 में किया है, Jan 27 को किया है, और आगरा ने पेमेंट किया है March 28 में। पर मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा सेल्फ इनवॉइस की डेट से, जो पक्का क्वेश्चन मुझे देगा। आगे देखो, द टैक्स इनवॉइस आर इशूड बाय कानपुर एंड आगरा ऑन February 1 एंड January 29। तो मुझे विच एवर इज अर्लियर इसके अंदर पिक करना पड़ेगा, और वो विच एवर इज अर्लियर बनेगा Jan 27 और ये बनेगा Jan 29। तो 27 एंड 29 कानपुर का पहला मैं आंसर कर रहा हूं, कानपुर का मैं पहला आंसर कर रहा हूं Jan 27 और 29। कानपुर Jan 27 और 20, एक सेकंड नीचे वाला 27 एंड Jan 29 आगरा का। मेरा 10th का आंसर बनना चाहिए सी, ठीक है, मेरा 10th का आंसर बनना चाहिए सी। बहुत ध्यान से करना है वाला, अच्छा सवाल था। द वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम कानपुर टू आगरा एंड फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। अब ये स्टॉक ट्रांसफर की शायद बात कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ सप्लाईज करे। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे जरा, कानपुर टू आगरा विल दिस बी अ सप्लाई, क्योंकि वैल्यूएशन पे तब भागेंगे ना जब पहले सप्लाई हो। तो क्या टैक्सेबल इवेंट मेरा बनता है, टैक्सेबल इवेंट ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं है, ये यूपी के अंदर मैंने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है। आई हैव टेकन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज नॉट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। एंड 25(5) के लिए मोर देन 1 स्टेट चाहिए होता है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये जो है कानपुर टू आगरा तो सप्लाई नहीं है। रही बात आपके पंजाब से दिल्ली जाने की, यस ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन से 25(4) के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन्स बन जाएंगे। ओके, द सेम वाज बिल्ड एट 5 लाख एंड सिंस द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, इनवॉइस वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू परसुएंट टू रूल नंबर 28। तो इसका आंसर देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम कानपुर टू आगरा इज नील एंड पंजाब टू दिल्ली इज नील। नो, कानपुर टू आगरा इज नॉट अ सप्लाई। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। और बिना कंसिडरेशन के हो रहा है, बिना कंसिडरेशन के हो रहा है, और बिना कंसिडरेशन के शेड्यूल नंबर 1 में ये सप्लाई बनेगा ही नहीं, बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन लग ही नहीं रहा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एनालिसिस में थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लीज पे अटेंशन। जो हमारा ये कानपुर टू आगरा हो रहा है, अच्छे से समझना जरा, कानपुर टू आगरा जो हो रहा है इस वाले में कंसिडरेशन नहीं है, मैं कोई भी कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहा। और कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहा तो आई कैन चेक फॉर शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 में जो मेरा पैराग्राफ लगता है दैट इज पैराग्राफ नंबर 2, उसके लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होना जरूरी है, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, अलग अलग नहीं लिया। और 25(5) भी इसके अंदर नहीं लग रहा, बिकॉज मोर देन 1 स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। और जो दूसरा वाला सेल है, दूसरा वाला जो सेल है वो डिस्टिंक्ट पर्सन तो है, लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन तक क्यों जाते हैं हम, मैंने बोला आपको समझाते वक्त, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन का एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तब जाते हैं जब शेड्यूल नंबर 1 लगता है। और शेड्यूल नंबर 1 कब लगता है, जब कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन है यहाँ पे। यहाँ पे वो क्या हो रहा है, द सेम हैज बीन बिल्ड, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो देयर इज नो नीड टू गो टू शेड्यूल नंबर 1 ना, व्हेन कंसिडरेशन इज देयर। एंड वेदर दैट कंसिडरेशन इज रिलायबल और नॉट, we are accepting as a deemed open market value under rule 28 because the recipient is eligible for full ITC. तो your analysis path should be clear कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 पे जाना पड़ा लेकिन लगा नहीं, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन स्टॉक ट्रांसफर में शेड्यूल 1 की जरूरत नहीं पड़ी, कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ रूल 28 और वो सप्लाई भी बन गया शेड्यूल 1 के बिना ही। ठीक है, सो प्लीज
आपका एनालिसिस जो है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में फ्लो करना चाहिए। फर्स्ट चेक वेदर पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई आर देयर और नॉट। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 पे आपको जाना पड़ेगा, फिर शेड्यूल 1 आपको चेक करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 पे सप्लाई बना तो वैल्यूएशन का क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू फिगर इट आउट। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन में मेरा सप्लाई बना ही नहीं क्योंकि शेड्यूल 1 लगा ही नहीं, लेकिन दूसरा वाला जो है उसमें वो बन गया और 5 लाख को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका आंसर बना सी। 11th का आपका सी बनना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। Rajesh, an importer, cleared a shipment of electronic goods. After clearance, he realized that duty was actually less than the actual amount because of a clerical error. He wishes to revise. However, recently, the customs department initiated an audit, informed about it. Now Rajesh wants to voluntarily revise. नहीं कर सकते आप। इंस्पेक्शन ऑडिट के बाद आप कहीं पे भी कोई रिवीजन नहीं कर सकते। जीएसटी में भी सेम लगता है, कस्टम्स में भी सेम लगता है। तो इसमें से इन दोनों में से रीड करो। नो, यस तो हो नहीं सकता। रिवीजन इज नॉट अलाउड वंस एन ऑडिट और एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड। नो, इट मस्ट वेट फॉर ऑडिट टू फिनिश। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिनिश आप एक बार शुरू होने के बाद कर ही नहीं सकते। तो सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 12th का आपका सी बनना चाहिए, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू था। चलो सर, अब नेक्स्ट हमारे जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस विल बी स्टार्टिंग। लेट्स सी जो हमारा कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है। 1 पॉइंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड। ऑल्सो प्लीज पे अटेंशन कि मैं क्या क्या एनालाइज कर रहा हूं। So this is a private limited company, okay, it is registered, ठीक है, in the state of Maharashtra, okay, and various supplies, data is given for the month of April। तो ये कुछ चीजें मुझे सबसे पहले ध्यान देनी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, मेरे लास्ट ईयर की टर्नओवर अगर दी है तो दैट हेल्प्स इन एग्जामिनेशन एनालिसिस, किस स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, कितनी रजिस्ट्रेशन है और कौन से टैक्स पीरियड के लिए काम करना है। Now they have given me the data with respect to the outward supply and inward supply, which is very very good। तो outward supply का जो भी मेरा एनालिसिस होएगा वो from the point of view of output liability रहेगा, और जो भी मेरा इनवर्ड सप्लाई उसका एनालिसिस रहेगा फ्रॉम टू कॉन्टेक्स्ट, टू पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो आईटीसी और एक हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो दिस मेक्स माई टास्क इजियर। बाकी कोई ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द आइटम्स नहीं है। बेसिक आपको रेट्स बता रखी है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का ध्यान रखना है। दोनों के लिए, इनवर्ड आउटवर्ड के लिए उन्होंने 9, 9 और 18 दिया है। अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस and there is no opening balance of ITC। if there would have been an opening balance of ITC तो वो आपको ITC available अगर पूछा है या वर्किंग नोट में, आपको सबसे पहले यू हैव टू टेबल के अंदर आपका पहला जाएगा ओपनिंग बैलेंस, वरना वो भूल जाते हो आप, ठीक है, तो लेना मत भूलना। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एलिजिबल ITC। तो आपको ITC भी निकालना है, ये आपका वर्किंग नोट नहीं बनेगा, ये प्रॉपर बनेगा। एंड देन मिनिमम नेट GST लाइबिलिटी इन कैश पेबल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज वेल एज आइसगेट पोर्टल ऑफ कस्टम्स। जब वो मेरे से जीएसटी पेड इन कैश पूछते हैं, इवन इफ दिस वुडंट हैव बीन गिवन, तो मुझे फिर भी ये ऐड करके दिखाना पड़ता, क्योंकि वो बोल रहे कैश में कितना पे किया। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो भी आईजीएसटी लगता है वो आइसगेट पोर्टल पे पे होता है, बट वो भी तो कैश ही होता है, राइट। अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पूछते तो मैं आइसगेट को कंसीडर नहीं करता है। आई वुड हैव ओनली स्टिक टू द पार्ट ऑफ द ई कैश लेजर जो जीएसटी पोर्टल के थ्रू पे होता है। तो कैश पूछा है या ई कैश लेजर पूछा है, दिस इज वेरी मच टू बी नोटेड इन द एग्जाम। ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन उन्होंने हमें क्लियरिफाई करके दिया कि आइसगेट को भी ले लेना, दिस इज गुड फॉर अस। तो ये ज्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ आ रहा है क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ दिस कंपनी। अब आप क्या करेंगे, मैं इसके सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन टेबल बना के मैच आप ही को करना पड़ेगा एक बार मेरे साथ, वरना कॉन्फिडेंस का कोई वो बनेगा ही नहीं कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करता हूं, आ जाओ। आउटवर्ड सप्लाई का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सप्लाइड मैं कहा को एक बार देख लेना भैया, महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड हूं। Supplied a consignment of 50 power drill kits to Build Pro and Sons in the state of Maharashtra at the instruction of Toolmart। इंस्ट्रक्शन मतलब सर ये बिल टू शिप टू का केस बन रहा है। बिल टू शिप टू का केस बन रहा है, इसका मतलब जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन, जो थर्ड पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शंस पे ये काम हो रहा है। तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई जाएगा दैट विल बी तमिलनाडु, और मैं महाराष्ट्र में हूं, तो एज पर सेक्शन नंबर 7 IGST ये इंटर स्टेट के अंदर जाएगा, और इंटर स्टेट के अंदर इसके ऊपर 18% का जो है वो जीएसटी आप लगा देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। अब सर नोट हम इतना ज्यादा डिटेल लिखेंगे क्या, पूरा बिल टू शिप टू एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, यू हैव टू बी अ ब्रीफ कंसाइज इन योर नोट्स, ताकि आपका आंसर भी पूरा हो, पेपर भी पूरा हो, ठीक है। एक को बहुत परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना है, आप बस कोट करेंगे 10(1)(b) लगाना है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शंस पे काम हो रहा है, एंड वो है आंसर तमिलनाडु। तो फिर तमिलनाडु मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और क्योंकि ये अलग अलग है प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई, तो हम इसको इंटर स्टेट में डाल रहे हैं। ऐसा आपको 2 या 3 लाइन में लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना। सप्लाइड सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिल्कवर्म cocoons to silk aura creations for manufacturing sari।
अब इसका अगर आप आरसीएम याद रखेंगे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है इफ मैन्युफैक्चरर इज गिविंग दिस सप्लाइंग दिस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इस केस में जो रेसिपिएंट सिल्क क्रिएशन है, सिल्क ऑरा क्रिएशन, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं जाएगा, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही रहेगा। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैं हूं जो मेरा क्लाइंट है क्वेश्चन का। इनवॉइस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री ऑफ सिल्क ऑरा क्रिएशन विच इज लोकेटेड इन नासिक महाराष्ट्र। अब इसको प्लीज समझना, आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा लगाएंगे? आप यहाँ पे 10(1)(c)(a) लगाएंगे, बिकॉज दिस इज दैट अनरजिस्टर्ड वाला जो केस बनता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला, ये वैसा वाला आपका केस बनेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। और 10(1)(c)(a) के अंदर द डिलीवरी जहां पे हो रही है, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री विच इज लोकेटेड इन नासिक, तो आपका नासिक का जो है वो आंसर बनेगा महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको एक बार प्रॉपरली रीड करना अगर आपको याद नहीं आ रहा है 10(1)(c)(a) का प्रोविजन, सो प्लीज पे अटेंशन। हियर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र, इंट्रास्टेट क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र? बिकॉज वी आर अप्लाइंग 10(1)(c) एंड ऑब्वियसली आपको एक्ट लिखना है, ठीक है। एंड एफसीएम वाली बात मैंने आपको बता दी है, बिकॉज द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो 10(1)(c)(a) अलॉन्ग विद द एफसीएम, ये आपको यहाँ पे समझना था, इंपॉर्टेंट था। सर अगर 10(1)(a) भी लग रहा है और 10(1)(c)(a) भी लग रहा है तो 10(1)(c)(a) ओवरराइड कर जाता है 10(1)(a) और 10(1)(b) को, इस चीज को आप एक बार दिमाग में रख लेना, ठीक है। ओके चलो, सो दिस इज डन। ये आपका 4 लाख का हो जाएगा, 4 लाख पे आपका इंट्रा बन जाएगा, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र के अंदर हूं और ये लोग भी कहा के ये नासिक महाराष्ट्र में ही है, तो इसमें 9% और 9%। एक बार कैलकुलेटर पे या एटलीस्ट थोड़ा सा रफ करके टोटल ले आओ, मैच करो, तो ही कॉन्फिडेंस बनता है। प्रोवाइडेड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग का मतलब पता है क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको क्लिक करना चाहिए कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। स्ट्रक्चर थिंकिंग पे आओ, फ्री मतलब पैरामीटर ऑफ कंसिडरेशन इज मिसिंग, कंसिडरेशन इज मिसिंग, इसका मतलब अपने को शेड्यूल नंबर 1 एनालाइज करना पड़ सकता है, करना ही पड़ेगा। एट कल्याणी विलेज रिसोर्ट टू इट्स एजेंट्स विद इन महाराष्ट्र ऑन इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द कस्टमर इंक्वायरीज क्वेरीज, और आगे दिया है आपको वैल्यूएशन। अब स्ट्रक्चर थिंकिंग के हिसाब से वैल्यूएशन का सवाल कब आएगा? पहले आप इसको सप्लाई तो चेक करो है या नहीं है, तो वैल्यूएशन करो। शेड्यूल नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 2 केस के ऊपर लग रहा है या पैराग्राफ नंबर 3 लग रहा है? देखो पैराग्राफ नंबर 3 गुड्स के केस में लगता है, सर्विस के केस में नहीं लगता। पैराग्राफ नंबर 2 के लिए रिलेटेड पर्सन होना जरूरी है, और नॉर्मल एजेंट, ये मेरे सोल एजेंट नहीं है, ये मेरा सोल एजेंट नहीं है, नॉर्मल एजेंट से, तो ये मेरे रिलेटेड पर्सन में भी नहीं फॉल करेंगे, एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, नॉट अ सप्लाई, क्योंकि शेड्यूल 1 लग ही नहीं रहा। और मेरे भाई जब ये सप्लाई नहीं है ना, तो आप इसके वैल्यूएशन की बात नहीं करोगे, ये सप्लाई नहीं बनेगा। समझ में आया? तो पेपर में लिखना है कंसिडरेशन नहीं है, शेड्यूल 1 भी नहीं लग रहा, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 एप्लीकेबल नहीं है। आगे आओ। ट्रांसफर द टेनेंसी राइट्स ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम टू नेक्सस सोर्स ऑफ कानपुर यूपी, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑलरेडी पेड ऑन द टेनेंसी प्रीमियम। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई, पहली बात तो सप्लाई है क्या? 100% सप्लाई है ये, इट इज जस्ट लाइक अ रेंटल सर्विस, ये क्लैरिफाई करा गया था। What about the fact that stamp duty and registration fee already paid? Does not matter. This does not change the nature. This is still a supply. और yes, ये इंट्रा नेचर के अंदर ही चला जाएगा। सर इंट्रा नेचर क्यों? क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो 12(3) आप लगा देंगे, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड अंडर द इमेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार ये भी हम चेक कर लेते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन्होंने भी लगाया ना, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभार थोड़ा सा आईसीआई इधर उधर कर देता है। नहीं, ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक लगा है। सो दिस इज 12(3) एंड इंट्रा नेचर के अंदर ये चीज चली जाएगी 9 और 9%। इनवर्ट सप्लाई पे आओ। इंपोर्टेड ब्लूटूथ स्पीकर्स फ्रॉम कोरिया, गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट एंड रीच्ड एट रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 30th अप्रैल। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभार आईसीआई पे खेल सकता है कि क्लियरेंस हमने जो करवाया है वो लेट से मई में कराया है, 2 मई को, तो फिर अप्रैल मंथ में मेरा इसका इंप्लीकेशन नहीं आएगा, लेकिन अभी ठीक है, अप्रैल मंथ में ही है। आईजीएसटी के लिए द वैल्यू वॉज 4 लाख, तो 4 लाख का 18% आप आईजीएसटी पे करेंगे। विल दैट बी इंक्लूडेड इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट? आंसर इज यस, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जाएगा। सर क्यों जाएगा? क्योंकि इनपुट टैक्स की जो डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स द आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड एक और लिंक करवा देता हूं, बिल ऑफ एंट्री इज वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आईटीसी कैन बी अवेल्ड, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल नंबर 36। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। पार्टिसिपेशन फी फॉर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन जर्मनी, किसी ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है ध्वनि इंडिया ने, लेकिन ये जर्मनी में है, तो आपको याद रहेगा ये एग्जेम्प्ट होता है,
ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया वगैरह बन सकता था, वो सब आपका सेक्शन 12 आईजीएसटी का लग जाता, लेकिन ये एग्जीबिशन आपका जर्मनी में है तो एग्जेम्प्ट के अंदर चला जाएगा, तो इसके ऊपर आईटीसी का क्वेश्चन आता ही नहीं है बिकॉज दिस इज एग्जेम्प्ट। सैलरी इज नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉय मेरे लिए जो काम करता है वो शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1 में आ जाता है। कंज्यूमेबल्स विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन गुजरात, तो ये आपका नॉर्मल इंटरस्टेट में का आईजीएसटी का आईटीसी में जाएगा। दिस इज आईजीएसटी का आईटीसी, ठीक है। दिस इज अ परचेज फॉर यू, और वो बोल रहे डीजल हमने 75,000 का यूज किया है फॉर रनिंग द मशीनरी इन द फैक्ट्री। हाँ, तो इसमें से 75,000 आप हटा दो ना, 75,000 पे तो अभी जीएसटी है ही नहीं एप्लीकेबल, मतलब ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इस पे तो बाद में जाके आएगा जब काउंसिल रिकमेंड करवाएगा। तो आप बैलेंस 75,000 के ऊपर आईजीएसटी का जो है वो क्रेडिट ले लेना, ठीक है। 18% का क्रेडिट ले लेना। हम नॉर्मल अज्यूम करेंगे कि ये महाराष्ट्र के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। लेट्स सी इफ आईसीए हैज मेंशन एनी स्पेसिफिक सबसेक्शन। आ जाओ आईटीसी के लिए सेक्शन नंबर 16, और ये ठीक है। कंज्यूमेबल्स ओके, अच्छा दिया ही नहीं है अलग से, तो ठीक है, हम नॉर्मल इसके अंदर मूवमेंट मान लेंगे, मूवमेंट विल टर्मिनेट, बट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आईसीए ने उसके लिए कोई सबसेक्शन नहीं रेफर किया, बट आप इसको इंटर में ही लेके जाओगे बिकॉज वो गुजरात से महाराष्ट्र सेल हो रहा है, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसके ऊपर आपका बैलेंस के ऊपर आपने 18% लगाया, तो बस आईटीसी के अंदर ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट है और ये सप्लाई है ही नहीं, तो इन ट्रांजेक्शन्स में तो कुछ और बचता ही नहीं है। जो भी आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी पे करोगे उसके अंदर ये 18% ऐड करना मत भूलना, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू पे ऑन आइसगेट पोर्टल। आई विल जस्ट शो यू वेरी वेरी क्विकली आपको कैसे दिखाना है। जो भी आपका आंसर आने वाला है फाइनल, ठीक है, जो भी आपका नेट लायबिलिटी बन के आने वाला है, सी यहाँ पे जो भी आपका नेट पेबल इन कैश आया आईटीसी वगैरह माइनस करके, आप इसके अंदर ये 72,000 आइसगेट का अलग से दिखाएंगे। मैं जस्ट आपको फिर से ये चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन स्पेशली नहीं बोलता आइसगेट वाली बात, और अगर पूछा है कि कैश में कितना पे किया, स्टिल मुझे ये चीज शो करनी पड़ती, बिकॉज दैट इज समथिंग आई पे इन कैश, और वहां पे मैं आइसगेट पोर्टल का रेफरेंस डाल दूंगा कि भैया मैंने कैश के थ्रू आइसगेट पोर्टल पे पे किया होगा जब भी मैंने क्लियरेंस करवाया होगा। और आईसीए को बहुत अच्छा लगता है ये चीज लिखना, ए बी टोटल करके दिखाना, ये सब चीजें कर लेना आप टेबल फॉर्म में, तो एक बार टेबल बना लेना वरना प्रॉब्लम आएगा। चलो नेक्स्ट एक बार देखते हैं। अच्छा ये आईएसडी का कंसेप्ट है, ठीक है, हम एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे क्विकली। हालांकि पिछली बार हमने किया था ये सुपर 40 में, बट कोई बात नहीं, आपने शायद वो नहीं देखा होगा। जेनिथ केमिकल एंड एलाइड लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट डीलिंग इन स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है। ओवर द ईयर्स इट हैज एस्टेब्लिश प्रोडक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। सेपरेट आईएसडी जो लेना पड़ता है, यस इसने लिया है इन द स्टेट ऑफ केरला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टेट में है, क्योंकि जो भी यूनिट सेम स्टेट में रहेगा वहां पे आपका सेम नेचर का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर आईएसडी का काम क्या है, जो भी इनपुट सर्विसेज आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। इफ सम सर्विसेज स्पेसिफिकली फॉर समवन, तो वो उसी को आईटीसी जाएगा। अगर मोर देन वन रेसिपिएंट है तो आप टर्नओवर का रेशियो यूज करेंगे। टर्नओवर कौन सा लेना होता है, एक रेलिवेंट पीरियड हमें देखना होता है विच इज द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ ऑल द यूनिट्स डू नॉट हैव द टर्नओवर, तो उस केस में हम प्रीसीडिंग क्वार्टर देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जनरली इतना सारा नहीं देता डेटा, स्पेसिफिक टर्नओवर देता है जो यहाँ पे भी उन्होंने दिया है उस मंथ का, तो विल यूज इट डायरेक्टली, ओके। अदर देन दैट क्वेश्चन में ट्राई टू कंफ्यूज यू कि द रेसिपिएंट्स आर दे आर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई और द आईटीसी इज इनएलिजिबल, इट इज ब्लॉक्ड, डज नॉट मैटर। आईटीसी का काम है जो भी आईटीसी आया, जो भी इनपुट सर्विस का इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का नहीं, जो भी इनपुट सर्विसेज का आईटीसी आएगा वो सारा का सारा उठा के ट्रांसफर कर देना है। एंड सेम मंथ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर अलग मंथ हुआ, मतलब इफ यू इनएडवर्टेडली मिस इट आउट, तो उस केस में अगले महीने आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। चलो आ जाओ, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन केरला का है, और इट रिसीव्स इनवॉइसेस, ठीक है, हम सारे यूनिट्स को दे देंगे। तो मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसका फटाफट से एक बेसिक नोट बना लेते हैं अपन। पर्टिकुलर्स का ये बन जाएगा, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज केरला। हमें थोड़ा सा गैप एक्चुअली देना पड़ेगा, ठीक है, एंड दिस इज केरला। नाउ हेड्स विल ऑल्सो हैपन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आप प्रॉपर लिखना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मैं इसका एक लाइन मार देता हूं ताकि क्लियर रहे हमारा हिसाब, ठीक है जी। ऐसे ना बेसिक आपको थोड़ी थोड़ी नोटिंग टेढ़ा हो गया है, एक सेकंड रुकना, आपको पेपर में ना ये थोड़ी थोड़ी नोटिंग करनी पड़ेगी,
ऐसे वाले लाइंस मारने पड़ेंगे, नहीं तो क्या है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता है। सो वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन दोज थिंग्स। चलो, टर्नओवर दिया है, ये यूज करेंगे। अब पहले देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। द टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ विद आईएसडी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। इनपुट सर्विसेज है तो मेरे लिए रेलिवेंट है, टोटल इज 48 लाख। अभी देखते हैं किसका कितने के लिए है। आउट ऑफ द अबव आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज विच इज एक्सक्लूसिवली टू द बैंगलोर अवेलेबल एज आईजीएसटी क्रेडिट। मतलब ये बड़ा सिंपल है कि जो 12 लाख है वो तो सीधा आप कर्नाटका बैंगलोर यूनिट को दे दो, और ये आईजीएसटी है। ये सीजीएसटी भी होता ना, एसजीएसटी सीजीएसटी, तो भी आईजीएसटी की तरह ही जाता, बिकॉज दूसरे स्टेट में मैं सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं दे सकता, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ये मेरा आईजीएसटी की तरह ही जाएगा। तो भैया बैंगलोर वाले इधर आ जा, चलो बैंगलोर कर्नाटका, आप पहले तो 12 लाख ले लो, ठीक है, डन। आउट ऑफ द अबव, आउट ऑफ द अबव मतलब ये इसमें से बता रहे हैं, उन्होंने 12 लाख का बता दिया, अब आगे ये मुझे 6 लाख का कुछ बोलने जा रहे हैं। तो आउट ऑफ द अबव द आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस विच इज एक्सक्लूसिवली टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद, मतलब केरला एंड हैदराबाद, वो दोनों के लिए है, ठीक है। तो दोनों के लिए मुझे रेशियो यूज करना पड़ेगा केरला और हैदराबाद का, दैट इज 72:36, तो 2:1 रेशियो बन जाएगा। 2 केरला को जाएगा इसमें से 2 का रेशियो, और 1 का रेशियो जाएगा टू द हैदराबाद, दैट इज द आंध्र प्रदेश। तो 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये आपका 4 लाख और 2 लाख हो जाएगा। 4 लाख किसको जाएगा, केरला को, और हैदराबाद को जाएगा 2 लाख। अब सर ये किस नेचर का है, ये रेलिवेंट है क्या, देखना ये रेलिवेंट है, क्योंकि केरला वाले को सेम नेचर में जाने वाला है। तो दिस इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहां पे जो मेरा केरला को जाएगा वो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा हाफ हाफ, 2 और 2, क्योंकि सेम स्टेट में ना, तो सेम स्टेट में सेम नेचर जाता है हेड, और ये पूरा आईजीएसटी की तरह ही जाएगा। तो हैदराबाद आप पहले सामने आओ, आप 2 लाख रुपीज ले लो, ठीक है, और केरला 2 और 2, 4, 2 एंड 2, ओके जी। चलो, अब बोल रहे रेस्ट ऑफ द क्रेडिट। रेस्ट ऑफ द क्रेडिट मतलब मेरा 48 में से 18 रह गया ना, 18 चला गया मतलब, सो दिस इज 30 लैक्स। अब 30 लैक्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर, इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। तो ये कितना जाएगा, रेशियो जरा आराम से निकाल लो इसको। 12 का 12 से निकाल लेते हैं अपन, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 6, तो 1536। इसका टोटल कितना बनेगा, 6 और 6 12 13 14 15 बनेगा। तो अब इसको, ये जो मेरा बैलेंस 30 लैक्स है, ये मेरा 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 2 3 और 4। चलो अब इसको डिवाइड करो, 30 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 12 लैक्स मेरा केरला का बन जाएगा, डिवाइड बाय 6 इंटू 3, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ये बन जाएगा आपका 6 लैक्स। उसके बाद डिवाइड बाय 3 इंटू ये 5 बन जाएगा आपका 10 लैक्स, और ये बन जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा आपका 2 लैक्स, ठीक है। तो 2 और 10 6 12 18, हाँ ये बन गया मेरा टोटल 30 लैक्स। अब ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मेरे को नेचर भी एक बार चेक करना है केरला यूनिट की वजह से। तो ये कह रहे हैं दिस वाज रिसीव फ्रॉम लोकल सप्लायर। लोकल सप्लायर मतलब ये सीजीएसटी एसजीएसटी रहा होगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब तो आईजीएसटी 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 के फॉर्म में जाएंगे, लेकिन ये 6 और 6 डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में है। ओके, तो 2 10 6, 2 10 6 और 12 वाला मेरा 6 और 6 फॉर्म में जाएगा, 6 और 6 फॉर्म में जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द बेसिक वैल्यू ऑफ अ डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब एक्सिस आईटीसी आएगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी है वो इंपैक्ट मेरा यूनिट्स की तरफ चला जाएगा, मैं आईएसडी कुछ नहीं रखता अपने पास। इट इज रिसीव फॉर इनपुट सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के लिए है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रीवियस सप्लाई। प्रीवियस सप्लाई का अलग मेरे पास कोई रेशियो मुझे नहीं नजर आ रहा कौन से मंथ का है, उसको छोड़ देंगे, वी विल यूज द सेम रेशियो। जिसपे टैक्स 12% लगा है और आईजीएसटी है विच इज चार्ज एंड शोन सेपरेटली। अब सर ये किसके लिए है, ये हमेशा ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन रीड करना है, ये सारे यूनिट्स के लिए। तो मेरे को इसमें भी जो इंपैक्ट लेना है, इससे इंपैक्ट क्या आएगा सर? पहली बात तो इसमें जीएसटी कितना है, प्लीज रीड दिस वर्ड केयरफुली, दे आर यूजिंग द वर्ड बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगाना है आपको 12%, जो कि बनेगा 6 लाख, और ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों के अंदर। तो दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट करो, 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6, ये बनेगा आपका 2.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ये बनेगा आपका 1.2, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, ये बनेगा आपका 2, और ये बनेगा आपका डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी 0.4। तो 0.4 2 और 1.2। अब नेचर एक बार चेक कर लो, दोबारा रीड करो, आईजीएसटी है तो ठीक है, ये सारा ही आईजीएसटी की तरह जाएगा, इसमें भी सेम नेचर होता है, और इसमें तो कुछ भी होता तो आईजीएसटी ही जाता। 0.42 0.42 और क्या है सर, 1.2 और 2.4,
1.2 और ये बनेगा मेरा 2.4 आईजीएसटी के हेड में पहली एंट्री बन गई। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज सेम नेचर जाने वाला है। अब ये क्या बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू इन क्रेडिट नोट। अच्छा, अब सर क्रेडिट नोट का हिसाब है, क्रेडिट नोट में क्या होता है, आईटीसी कम हो जाएगा, आईटीसी कम हो जाएगा तो जितना भी मैं इन बच्चों को दे रहा हूं, मेरे 4 बच्चों को, उसी में से मैं माइनस कर दूंगा। द वर्ड दे आर यूजिंग इज टोटल वैल्यू। ओके, रिसीव फॉर इनपुट सर्विसेज, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू केरला, और ये इंट्रा है 9 और 9%, चार्ज एंड इंडिकेटेड सेपरेटली, और बोला है 118 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब एक मैं आपको बात बताऊं, अगर ये इंक्लूसिव नहीं भी लिखा होता ना तब भी मैं इसको इंक्लूसिव मानता, क्योंकि यू फाइंड द डिफरेंस इन द वर्ड, दिस इज टोटल वैल्यू एंड दिस इज बेसिक वैल्यू। तो टोटल वैल्यू मतलब दिस इज इंक्लूसिव ही मुझे मानना पड़ता। तो 118 इंक्लूड्स 18%, तो मतलब जीएसटी 18 लाख का है, और वो सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर्म में 9 और 9 के रिडक्शन में जाएगा। आप उसी में से माइनस करेंगे कि मैं केरला को जो देने वाला था उसमें से मैं माइनस कर लूंगा। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का इंपैक्ट उसी मंथ में देना है जिस मंथ में क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिसीव होता है, लेकिन रेशियो कौन सा यूज करना होता है, ओरिजिनल इनवॉइस वाला जिसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट आ रहा है। बट यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस का हमें नहीं दिया है डेटा, तो आई एम यूजिंग द सेम वन जो मेरा करंट मंथ में टर्नओवर का डेटा मुझे दिया है, वही मैं इनवॉइस वही रेशियो में यूज कर रहा हूं। सो दिस विल बी 9 और 9 का रिडक्शन, दिस विल बी 9 एंड 9 का रिडक्शन। और मेरे पास कुछ बचा नहीं है, ये थोड़ी बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी। ठीक है, आ जाओ। अब सर मैं यहाँ पे एक बार हिसाब निकाल लूँ इसका, अरे ये क्या हो गया, चलो सर अभी एक बार इसका हिसाब निकाल लेते। ये बनेगा 2.4, ये बनेगा आपका 12, 22 और 24, ये बनेगा आपका 9.2, और ये बना निगेटिव 6, 7, 8, 8 माइनस 9 इज 1, -1, और ये 2.4। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको निगेटिव 1 का भी इंपैक्ट बताता हूँ। 2.4 24, 2.4 24, 9.2 -1 और 2.4, 9.2 -1 और 2.4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस निगेटिव टर्म। इस निगेटिव का मतलब क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि रिकवरी करनी पड़ेगी फ्रॉम द केरला यूनिट। आईएसडी से रिकवरी नहीं करनी है, केरला यूनिट से इस चीज की रिकवरी करनी है, वो इसको अपने आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करके इसको पे करेगा। आईएसडी से कुछ भी नहीं लेना होता। अगर कभी भी निगेटिव आ जाए इट मींस दैट इज द लायबिलिटी पार्ट ऑफ द एक्चुअल यूनिट्स, क्योंकि उन केरला यूनिट को एक्स्ट्रा आईटीसी पहले चला गया है और अब उससे हम रिकवरी करेंगे। तो इन्होंने भी उसको उसी तरीके से -1 निकाला है, एंड दिस नेगेटिव विल बी अपोर्शन ओनली एंड ओनली टू द केरला यूनिट, एंड दिस विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज ये निगेटिव फिगर बन के आ रहा है। ये ठीक है, समझ में आया। आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हमने पूरा इसको सॉल्व किया है, मार्क करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आ जाओ, आर्ची स्पेस डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, आर्ची स्पेस की तरह इसको रेफर करेंगे, एंड स्काई व्यू इंफ्रा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट इन जून टू प्रोवाइड आर्किटेक्चरल सर्विसेज। क्या एग्रीमेंट एक सप्लाई के फॉर्म में आ जाता है, ये सेक्शन नंबर 7 अगर आप कीवर्ड्स जो बेरट पढ़ेंगे तो दैट इज एग्रीमेंट इज ऑल्सो कवर्ड, एग्री टू इज ऑल्सो कवर्ड एज अ सप्लाई। Skyview paid an advance of 2 lakh on 15th May for provision of said service. सर्विस के एडवांस पे जीएसटी लगता है क्या, यस, 13 टाइम ऑफ सप्लाई पे लग जाएगा। However, before Archie could render the architectural service, the contract was cancelled on 25th May due to some legal delays. Okay, but Archie Space had already issued an invoice for the advance in May and has paid the applicable GST on advance. तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई तो लग ही रहा था, और मैंने इनवॉइस भी इसके ऊपर निकाल दिया, 2 लाख का मैंने इनवॉइस भी निकलवा दिया था। ठीक है, एक सेकेंड, एक जीरो ज्यादा पड़ गया। सो इसके ऊपर मैंने जीएसटी पे कर दिया था। As its tax consultant, you are required to advise whether Archie Space is eligible to claim a refund of the GST paid on advance or whether it should adjust its tax liability in its GST return. तो आप इसके अंदर कैसे शो करेंगे चीजें, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन था। ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन इन द चैप्टर 15। आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट नोट, माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी एडजस्टमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के थ्रू मैं इसको एडजस्ट करूंगा, सामने वाला आईटीसी भी कम करेगा, एंड अगर कभी मेरे पास आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, आई डोंट हैव द आउटपुट लायबिलिटी टू एडजस्ट अगेंस्ट, तो मैं इसके अंदर रिफंड के अंदर जाऊंगा। अगर ये क्लैरिफिकेशन आपको याद ही नहीं आ रहा है तो एक बार आप नोट्स ओपन करके देखो। ठीक है, मेरे बुक में लास्ट में दिया है, आप जिससे भी पढ़ रहे हो या मटेरियल से पढ़ रहे हो, नहीं तो आप एक बार इसका सोल्यूशन प्रॉपर डिटेल में रीड कर लेना। बट द क्रक्स इज दिस दैट नीड्स टू बी देयर इन योर आंसर, कि फर्स्ट क्रेडिट नोट अदरवाइज देन रिफंड। ठीक है, और रिफंड का जो हेड सिलेक्ट होता है दैट इज एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी, ये भी आपके मटेरियल में है। हेड सिलेक्ट जो करोगे आप रीजन फॉर रिफंड दैट इज एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी।
एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी। क्या ये चीज आपको समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। Vikramaditya Rao, a registered supplier under GST in the state of Gujarat, is engaged in providing the financial consultancy services in various states. He made several taxable supplies during the month of April. On 18th of April, he collected IGST of 1550 from his clients. However, owing to internal accounting delay and migration, he failed to deposit it within 30 days from the due date of payment. आपको पता है बात कहाँ पे जा रही है? ये बात जा रही है डिमांड प्रोविजन के ऊपर। देयर यू नो कि अगर शोकॉज नोटिस से पहले आपने पे किया या विद इन 30 डेज पे किया, 60 डेज ना हो 74 ए के अंदर, सो इट डज नॉट मैटर, आपके ऊपर 100% जो है वी आर गोइंग टू अप्लाई द पेनल्टी अगर 30 डेज का डिले हो गया तो। दो केसेस होते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है और एक अमाउंट कलेक्टेड बट नॉट पेड। उसके अंदर इफ देयर इज अ 30 डेज डिले तो पक्का पक्का जो है वो जीएसटी का पेनल्टी आपके ऊपर 74 ए का लगेगा, दैट इज 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। आगे देखो, नो शो कॉज नोटिस हैड बीन इशूड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट अंटिल दैट टाइम। यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा इंटरप्रिटेशन बनने वाला है जो कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बनेगा, प्लीज पे अटेंशन। क्या क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बनेगा? यहाँ पे ना इन्होंने बोला है अंटिल दैट टाइम, मतलब ये क्वेश्चन का जो फोकस जा रहा है ना वो उस तरफ जा रहा है कि शो कॉज नोटिस आगे निकलने वाला है। क्योंकि मैं बताता हूं ये क्यों, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिमांड का जो पेनल्टी लगता है ना 74 ए का, वो तभी लगता है जब शोकॉज नोटिस इन्वोक करना पड़ता है। मतलब शोकॉज नोटिस इन्वोक हुआ एंड देन द डिमांड विल अपीयर एंड देन द पेनल्टी विल बी लेविड, तो उसके लिए डिमांड प्रोसीडिंग्स का इन्वोक होना जरूरी है। इन्वोक होना जरूरी है मतलब शोकॉज नोटिस आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं, मुझे भी रीडिंग पे पहला थॉट ये आया था कि अरे शोकॉज नोटिस नहीं निकला तो इन्वोक नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का टोन है कि आगे निकलने वाला है, अभी तक नहीं निकला है। तो द क्वेश्चन इज टेस्टिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट वेदर यू रिमेंबर और नॉट कि 30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आगे जाके शोकॉज नोटिस से पहले करो, 60 डेज में करो, कोई पेनल्टी वेवर हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिफोर एनी सच नोटिस कुड बी सर्व्ड, विक्रमादित्य अपॉन रिकंसाइलिंग वॉलंटरीली डिसाइडेड टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी एंड ही बिलीव्स दैट इफ टैक्स इज पेड, देखो क्वेश्चन का फोकस कहां जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट आ सकता है आपको दिमाग में, मेरे भी आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया दैट वो वाला एंगल तो नहीं बन रहा था, बट नहीं वो नहीं बनेगा, प्लीज पे अटेंशन। ही बिलीव्स दैट इफ द टैक्स इज पेड बिफोर शो कॉज नोटिस इशुएंस, नो पेनल्टी वुड बी लेविड एंड ओनली इंटरेस्ट वुड बी लेविड। नो मिस्टर विक्रमादित्य, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कंटेंशन। वंस द 30 डेज डिले हो गया, वो आपके केस में हो गया है, तो उस केस में जो है आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा। देखो आगे, राव सेल्फ असेस्ड इज टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1550 एंड मेड द पेमेंट ऑन 26 ऑफ जून। अब आपको बताना है साहब कि क्या इसके अंदर कोई आपकी पेनल्टी या कुछ आपकी लगने वाली है या नहीं लगने वाली। सो वी विल व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई कि यस भाई पेनल्टी लगने वाली है। कितनी लगेगी? 1550 का 10% और 20,000 विच इज हायर। अनदर मिस्टेक एरिया पॉसिबल, 20,000 की जगह आप 10,000 लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। 10,000 सीजीएसटी का है, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं टोटल, तो 1550 को अगर आप 10% ले रहे हो तो आपको 20,000 से कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज 1,55,000 विल बी द हायर अमाउंट। ये आपको पे करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट शो कॉज नोटिस के इशू से पहले ही आपने क्या दे दिया है, आपने अमाउंट पे किया है, बट स्टिल आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और बाकी इंटरेस्ट और जो भी है टैक्स जो आपको पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी ऑल्सो आपके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगसांग, a registered company under GST in the state of Uttar Pradesh, is engaged in the business of manufacturing and supplying electronic instruments. Company has an office and manufacturing unit in जो भी है नोएडा यूपी, from where it carries on business, ठीक है। 10th of जुलाई को उसको एक नोटिस आया फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 65 मतलब नॉर्मल ऑडिट की बात कर रहे हैं। It submitted all the books which were sought by on 25th of July. Consequently टैक्स ऑडिट जो है वो टीम विजिट किया फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट एट द प्रीमाइसेस ऑन 8th अगस्त। तो 25 जुलाई को जो है हमने सबमिट किया, लेकिन काम स्टार्ट हुआ 8th अगस्त को। यू नो क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की तरफ। टाइम लिमिट पूछ रहे कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 3 months इज द बेसिक टाइम लिमिट। कब से? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होता है जब से आपने उसको रिकॉर्ड दिया कंपेयर टू जब उन्होंने एक्चुअल में काम स्टार्ट किया, विच एवर इज लेटर। तो सर लेटर इज 8th of August। 8th of August के आगे 3 महीने में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वो क्लियरली कह रहा है कोई एक्सटेंशन परमिटेड नहीं है। तो कभी कभार एक्स्ट्रा हम लिखते हैं कि नहीं, एक्सटेंशन भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, नहीं करना है आपको कोई एक्सटेंशन वगैरह। आप 6 months वगैरह कुछ रेफर नहीं करेंगे, नॉर्मल आप मानो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंपोर्टर
based in Chennai imported a consignment of specialized steel rods in May 25 for manufacturing high precision auto parts. Since the company does not have the required machinery for cutting and shaping, it sent these goods to a local job worker, Sharp Tools and Co., the same day under a delivery challan and an e-way bill mentioning the description and quantity of rods. Okay. The job worker maintains record of receipts, the process is carried out and the scrap generated. अब job worker ना दो जगह आता है, एक तो हमारा चैप्टर 16 जो जीएसटी में आता है, एंड once it comes in the IGCR rules. ठीक है, तो देखते हैं किस तरफ है ये बात. However, due to delays in production schedules, the rod remains with the job worker till June 2026. हमने इसको भेजा है मई 25 में और ये जून 2026 तक वहीं पे, जो कि गलत है अगर ये IGCR में जा रहा है तो, क्योंकि 1 ईयर का टाइम लिमिट है. Upon inspection by the jurisdictional custom officer, the importer is unable to establish proper utilization of the rods as per the particulars furnished earlier. कौन से particulars furnished earlier? रूल नंबर 4 IGCR के अंदर आपको सबमिट करना पड़ता है वन टाइम प्रायर इन्फॉर्मेशन, एंड आपका काम क्या है, यूज क्या है, नोटिफिकेशन कौन सी है जिसके अंदर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, एंड इंपोर्टर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिश कि उसी के हिसाब से सारा माल यूज हो रहा है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन furnished by the global machines, you are required to answer the following questions based on IGCR. Yes. Maximum time limit for which the goods can be sent to the job worker, that is 1 year, और current case में वो comply नहीं हुआ, May 25 से आगे वो June 26 तक वहीं पे है. Discuss whether the importer shall be responsible for ensuring the said goods are used in accordance with the purpose provided. Yes, it is the responsibility of the importer. रिकॉर्ड कीपिंग, जॉब वर्कर को क्या करना है, प्राइमरीली जो इनवॉइस या ईबे बिल जो आया है वो उसको मेंटेन करना है, एंड यस ही आल्सो हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड कि क्या क्या माल आया, क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या वेस्ट हुआ, सो दैट कंप्लीट एनालिसिस इज देयर, कंप्लीट डिटेल्स आर देयर कि माल का हुआ क्या, गुड्स का हुआ क्या. If part of the process rods needs to be sent to another job worker, which document must accompany such movement of goods? भाई इनवॉइस या ईवे बिल के अंदर वो आगे चला जाएगा, इनवॉइस या ईवे बिल के अंदर वो आगे चला जाएगा. ये बड़ा ही स्पेसिफिक है. IGCR कस्टम रूल्स के क्वेश्चंस जो है वो दे हैव टू मैच द आंसर, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो दिस इज योर डन. क्वेश्चन नंबर 19. The central government is in the process of drafting an amendment to the FTP. During the process, it circulates a draft for stakeholder consultation and provides them 30 days for feedback. ये आपको पता चल रहा होगा, ये अमेंडमेंट की तरफ जा रही है बात, और ये अमेंडमेंट एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है. इसको अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, तब भी आपको मतलब यू विल बी एबल टू आंसर इट. GEA Export Association submits detailed suggestions on the same. Government acknowledges the receipt, but in the final amendment, these recommendations are not accepted. GEA requests the government to explain why their views were rejected. Ministry gives a brief explanation stating the acceptance would be in conflict with international obligations. तो बेसिकली उन्होंने सजेशन दिया एक एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया और उसको नहीं इंप्लीमेंट किया. जब पूछा क्यों नहीं किया तो बड़ी ब्रीफ रीजंस दे दिए, कोई डिटेल में रीजंस नहीं दिए. Separately, another association submitted views and their suggestions were not incorporated, और वहां पे कोई रीजंस नहीं दिए गवर्नमेंट ने. एक को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया, एक को कुछ भी नहीं दिया. नाउ क्वेश्चंस बताओ. इज द सेंट्रल गवर्नमेंट obliged to always consult the stakeholders? Answer is no. ये तो तुम लॉजिकली सोच सकते हो भाई, सीजी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, so it is not always obliged. Whether action taken for rejecting this proposal and giving limited reasons was valid? Yes it is valid. See, central government can take feedback. ये अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ये आप रट नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा सा अमेंडमेंट है, बट लॉजिक लगाओ. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सीक कंसल्टेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम टू इम्प्लीमेंट. वो ऑब्लिगेटरी नहीं है. रीजंस भी वो देना चाहे तो दे सकता है, बट इट कैन रिफ्रेन ऑल्सो. कैन दिस FFEF जो सेकंड वाला एसोसिएशन है डिमांड द गवर्नमेंट टू लीगली डिस्क्लोज द रीजंस? नो. ऑल्सो लिस्ट द सिचुएशंस वेयर द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजंस फॉर रिजेक्टिंग द स्टेक होल्डर्स व्यूज. देखो, अगर हमारी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हमारी पॉलिसी है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन है, तो हम इन चीजों की वजह से इसको रोक सकते हैं. एग्जैक्ट ये एक बार आप अमेंडमेंट्स में से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये शायद आप FTP तो करते नहीं हो, तो उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट दी है. वो लंबी सी लिस्ट आपको पूरा लर्न नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन की वर्ड अगर उसका आप पकड़ पाओगे, मैं एक बार रीड करवा देता हूँ सो दैट यू कैन स्किप दिस टॉपिक फ्रॉम द अदरवाइज अमेंडमेंट्स. See, it will affect the trade relations. It will affect food, economic, national security of India. Conflict with the government policy and obligations. ये तो लॉजिकल था, ये हमने भी बोला. It addresses matters unrelated to trade और serve narrow private special interest. तो ये कोई हमारे इंडिया के लिए कोई बहुत वो नहीं है, ब्रॉडर इंटरेस्ट यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है.
कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना पड़ जाएगा, जो कि हम नहीं करना चाहते, लोगों के पास उसका हक नहीं है जानने का। तो बस यही 4-5 है। सो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, ब्रॉड लेवल पे जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस है। तो दिस सीन्स वेरी लॉजिकल, ये बहुत लॉजिकल है, तो इसकी वजह से हम मना कर सकते हैं, भाई हम नहीं दे रहे रीजन आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ बस, इसमें नथिंग देयर, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, एक्चुअली वैल्यूएशन का बड़ा ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। ब्लू क्रेस्ट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके सप्लायर। एफओबी वैल्यू जो है वो 10,000 है, एयर फ्रेट 3,000 है, 20% का लिमिट लगाना पड़ेगा। लाइसेंस फी 400 है, वो ऐड हो जाएगी, तो 10,000 प्लस 400 अपन इसको कर देंगे। उसके बाद क्या है, और बाइंग कमीशन एक्सक्लूड करना होता है। अब इसमें डेट सही से लेना, बिल ऑफ एंट्री की डेट ये दी है आपको 20th में, और अराइवल बाद का है 25th में का। हाँ, तो रेट जो हम बीसीडी वाला लेने वो 10% लेंगे, लेकिन जो एक्सचेंज रेट लेंगे सीबीआईसी का वो हमेशा बिल ऑफ एंट्री का लेंगे। तो इसको 99 से करेंगे, 10% अपना रेट हो जाएगा। एसडब्ल्यूएस लगाना मत भूलना। आईजीएसटी लास्ट में 12%, इंश्योरेंस प्रीमियम 1.125% ऑफ द एफओबी वैल्यू, 10,400 इज योर एफओबी वैल्यू। और जो आपका ट्रांसपोर्ट है दैट इज 20%। बस ये था हमारा आरटीपी। आरटीपी देखा जाए तो कुछ सवाल अच्छे हैं, आईएसडी का शायद बहुत बच्चों ने नहीं किया रहेगा, एमसीक्यूज में से कुछ चीजें सीखी होंगी। डिस्क्रिप्टिव में से एफटीपी अब थोड़ा सा लॉजिकल था, बट बाकी एज सच इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट पेपर। एज आई सेड इन द बिगनिंग, इट्स अबाउट वेदर यू हैव डन द कोर्स और नॉट, ठीक है। तो अगर कोई चीज हमने करी नहीं है तो वो मुश्किल लग सकती है, बट अगर करी है तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था। एंड बाकी हम एमटीपी वगैरह जब होगा वो हम अलग डिस्कस कर लेंगे। आई होप दिस वॉज यूजफुल। चैनल के साथ थोड़ा टच में रहना, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम फॉर योर सीए फाइनल आईडीटी Jan 26, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।